हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सारे चैप्टर्स से मिला करके 10,000 प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। उस श्रृंखला का ये है वीडियो नंबर 3, जिसमें हम आज करने वाले हैं यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से टॉप 50 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे वीडियो में सबसे पहले हम लेते हैं प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो था औचित्य को काव्य का जीवित आत्मा घोषित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद बताए हैं। ऑप्शंस हैं 10, 20, 27 या 33। तो औचित्य को काव्य का जीवित आत्मा घोषित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के भेद बताए हैं 27। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा, इसमें औचित्य को काव्य की आत्मा जीवित स्वीकार करते हुए इसके 27 भेदों का विस्तार से वर्णन किया है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि गुण, अलंकार या रीति तब तक शोभा नहीं देते जब तक उनमें औचित्य ना हो। उनका प्रसिद्ध कथन है, औचित्यम रसिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। मतलब रस सिद्ध काव्य का स्थिर प्राण या जीवित तत्व औचित्य ही है। क्षेमेंद्र का समय था 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। वो कश्मीरी विद्वान थे। उनके गुरु का नाम था अभिनव गुप्त। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं औचित्य विचार चर्चा, जो इनका सिद्धांत ग्रंथ है, कवि कंठाभरण, जो कवि शिक्षा संबंधी है, और सुवृत्त तिलक, जो छंद शास्त्र है। तो औचित्य के 27 भेद में क्षेमेंद्र ने बताया है पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद, इनको लिया गया है औचित्य के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं मूल स्थापना। तो जैसे सुंदर शरीर पर आभूषण तभी अच्छे लगते हैं जब वो अपने स्थान पर पहने जाए, वैसे ही काव्य में अलंकार और गुण तभी सार्थक है जब वे उचित स्थान पर हो। यदि श्रृंगार रस में वीर रस की शब्दावली का प्रयोग हो तो वो अनौचित्य कहलाएगा और रस का भंग कर देगा। तो अब हम शुरू करते हैं यूनिट 4 के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक हिंदी साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शंस हैं लौकिक दृष्टिकोण, समस्त परंपरागत उपमानों का विरोध, सामंती परिस्थितियों का विरोध, या ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली का प्रयोग। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो विशेषता नहीं है वो है समस्त परंपरागत उपमानों का विरोध। आधुनिक काल जो है वो भारतेंदु काल से अभी तक माना जाता है, जिसमें साहित्य का केंद्र देव या राजा ना रहकर मनुष्य हो गया। इसमें लौकिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया और खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ा, और सामंतवाद, पुरानी जो दकियानुसी व्यवस्था का विरोध हुआ। विकल्प बी गलत है, क्योंकि आधुनिक साहित्य में परंपरा का सुधार हुआ है, ना कि सभी को पूरी तरह विरोध हो गया है। उपमानों का पूर्ण विरोध मुख्य रूप से प्रयोगवाद की विशिष्ट धारा में देखा गया, ना कि पूरे आधुनिक साहित्य की सामान्य विशेषता के रूप में। नेट सेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि लौकिक दृष्टिकोण जो है वो आधुनिक काल में साहित्य पहली बार दरबारी घेरे से निकलकर आम जनता की समस्याओं से जुड़ा, और इसको कहा जाता है पुनर्जागरण। सामंती परिस्थितियों का विरोध, जिसमें राजभक्ति देशभक्ति की के बीच द्वंद्व था भारतेंदु युग में, लेकिन धीरे धीरे कवियों ने सामंती शोषण और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखना शुरू किया। खड़ी बोली का प्रयोग, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से काव्य की भाषा के रूप में ब्रज भाषा को हटाकर खड़ी बोली को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आधुनिक काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल किया है, क्योंकि इस काल में गद्य की जो विधाएं हैं, नाटक, निबंध, कहानी, इनका अभूतपूर्व विकास हुआ। अगला सवाल है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य के विकास में जो योगदान दिया, उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें क्रमशः क्या क्या कहा है। ऑप्शन है हिंदी का कांट और मिल, एडिसन और स्टील, शेक्सपियर और मिल्टन, या माघ और भारवी। तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है। प्रताप नारायण मिश्र को कहा है हिंदी का एडिसन, और बालकृष्ण भट्ट को कहा है हिंदी का स्टील। ठीक है, तो
इन दोनों लेखकों ने भारतेंदु युग में निबंध विधा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और जन जागरण का कार्य किया। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी प्रदीप 1877 पत्र का इन्होंने संपादन किया और इनके निबंधों में आपको व्यंग्य और तीखापन ज्यादा मिलेगा। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया और इनकी शैली में कानपुर की बैसवाड़ी बोली का पुट और जिंदा दिली दिखाई देगी। महत्वपूर्ण पंक्ति है भो टो कहाजू जैसे विषयों पर भी इन्होंने निबंध लिखकर साहित्य को आम आदमी से जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के बीच भाषा को लेकर मुख्य विवाद क्या था। ऑप्शन है ब्रज भाषा बनाम अवधी, अरबी फारसी युक्त हिंदी बनाम संस्कृत निष्ठ हिंदी, खड़ी बोनी बनाम डिंगल या अंग्रेजी बनाम हिंदी। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है ये है भारतेंदु जी के गुरु, बाद में इनके साथ उनका मतभेद हो गया था। तो इनकी जो भाषा थी वो अरबी फारसी युक्त हिंदी थी और राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा थी वो थी संस्कृत निष्ठ हिंदी। तो इन दोनों के बीच यही मुख्य विवाद था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ऐसी हिंदी के पक्षधर थे जिसमें अरबी फारसी के शब्द हो आम फहम भाषा में, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। उनका मानना था कि हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी 1861 में पत्र निकाला और अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया और सितारे हिंद जो है इन्होंने बनारस अखबार निकाला और आम फहम भाषा का इनको जनक माना जाता है। इन दोनों के विवाद ने ही आगे चलकर हिंदी और उर्दू के ध्रुवीकरण की नींव रखी। अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना 1875 और सत्यार्थ प्रकाश की भाषा ने हिंदी के विकास में क्या भूमिका निभाई। ऑप्शन से हिंदी को केवल धार्मिक भाषा बनाया, हिंदी को राष्ट्रभाषा और आर्यों की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, हिंदी का विरोध किया, केवल संस्कृत का प्रचार किया। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में और सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा थी इन्होंने हिंदी के विकास में भूमिका निभाई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा और आर्यों की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल रूप से गुजराती थे, लेकिन जब उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना के लिए हिंदी को चुना और इसके लिए हिंदी को उत्तर भारत में व्यापक स्वीकृति मिली। ऑप्शंस की दृष्टि से देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले समर्थन दिया और वैचारिक पृष्ठभूमि है आर्य समाज ने अंधविश्वासों का विरोध किया जिसका प्रभाव भारतेंदु युग के साहित्यकारों पर स्पष्ट दिखाई देता है और इनका प्रमुख नारा है वेदों की ओर लौटो। अगला सवाल है दयानंद सरस्वती के साथ साथ किस अन्य समाज सुधारक ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो बंगाल से थे। ऑप्शन से राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुल्ले, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट। तो दयानंद सरस्वती के साथ साथ जिस समाज सुधारक ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और जो बंगाल से थे उनका नाम है राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम माना। 1826 में इन्होंने हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड निकाला। उदंड मार्तंड जब निकला था उस समय उन्होंने अपना समर्थन दिया और बंगदूत 1829 में भी हिंदी का प्रयोग किया। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि ब्रह्म समाज 1828 का था, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। इसने सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और आगे चलकर हिंदी नाटकों जैसे भारत दूरदर्शा का विधवा विवाह जो है वो मुख्य विषय बना। अगला सवाल है हिंदी प्रेम। तो गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद इनका हिंदी प्रेम जो था वो अतुलनीय था। अगला सवाल है प्रिय प्रवास महाकाव्य का मुख्य प्रतिपाद्य मतलब मेन थीम क्या है। ऑप्शन से कृष्ण का असुरवध, राधा का विरह और उनका लोक सेवी का रूप, कंस का वध या महाभारत का युद्ध। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य का जो मेन थीम है वो था राधा का विरह और उनका लोक सेवी का रूप। ऑप्शन नंबर बी। हरिऔध जी ने इस काव्य में पारंपरिक राधा को बदलकर उनको एक समाज सेविका के रूप में दिखाया है। वो कृष्ण के विरह में रोने की बजाय लोक कल्याण में लग जाती है। नेक्स्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य है कि ये महाकाव्य संस्कृति के वर्ण वृत्तों छंदों में लिखा है, संस्कृत के छंदों में लिखा है और इसमें कृष्ण को ईश्वर की बजाय एक महापुरुष और लोक रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। अगला सवाल है खड़ी बोली का विकास किस बोली से माना जाता है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी या मैथिली। तो खड़ी बोली का विकास माना जाता है कौरवी बोली से। आधुनिक हिंदी की मानक खड़ी बोली का मूल रूप जो है वो है कौरवी। ये पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो मेरठ, बिजनौर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी।
लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे प्रारंभिक गद्यकारों ने इसी कौरवी रूप को परिष्कृत कर आधुनिक हिंदी गद्य का आधार तैयार किया। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि कौरवी जो नाम है वो खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। अपभ्रंश जो है वो खड़ी बोली का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से, और इसका दूसरा नाम है सरहिंदी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी और नागरी हिंदी। अगला सवाल है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास या रामचरितमानस। तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद का, साकेत है मैथिली शरण गुप्त का, प्रियप्रवास है हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, और रामचरितमानस है तुलसीदास जी का। तो इसमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी का है अयोध्या सिंह हरिऔध जी। नाम में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अयोध्या सिंह हरिऔध जी प्रिय प्रवास इनका प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इनका प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, और इसमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन और ब्रजवासियों विशेषकर राधा और यशोदा के विरह का मनोवैज्ञानिक और मानवीय वर्णन है। नेक्स्ट है यूजीसी के संबंध में इंपॉर्टेंट तथ्य कि सर्ग जो है प्रिय प्रवास में कुल 17 है। इसमें विप्रलंब श्रृंगार, विरह और करुण रस की प्रधानता है। राधा का स्वरूप इसमें एक प्रेमिका का नहीं बल्कि एक लोक सेविका और विश्व प्रेयसी के रूप में है, और इस पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी या आनंद कादम्बिनी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम है बाला बोधिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1874 में बनारस से बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये पत्रिका पूरी तरह महिलाओं को समर्पित थी, जिसमें उनकी शिक्षा, अधिकार और सामाजिक स्थिति पर चर्चा की जाती थी। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि कवि वचन सुधा 1868 की है, जो भारतेंदु जी की पहली पत्रिका थी। इसमें स्वदेशी का आह्वान सबसे पहले किया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 की है। इसके 8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। इसी पत्रिका के बारे में शुक्ल जी ने कहा है, हिंदी नई चाल में ढली। वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग में स्त्री शिक्षा पर एक प्रमुख वैचारिक मुद्दा था जिसका नेतृत्व इस पत्रिका ने किया। भारत दुर्दशा 1880, इस नाटक में भारतेंदु ने मुख्य रूप से किस पर प्रहार किया है? ऑप्शन है मुगलकालीन विलासिता पर, भारतीय जनता की जड़ता, आलस्य और अंग्रेजी शोषण पर, पौराणिक कथाओं पर, या केवल धार्मिक पाखंडों पर। तो भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारतीय जनता की जड़ता, आलस्य और अंग्रेजी शोषण पर प्रहार किया है। व्याख्या है, ये एक नाट्य रासक है जिसमें भारतेंदु जी ने प्रतीकात्मक पात्र जैसे आलस्य, मदिरा, अंधकार इसके माध्यम से दिखाया है कि भारत की दुर्दशा के लिए सिर्फ विदेशी शासन नहीं बल्कि भारतीयों का अपना आलस्य और फूट भी जिम्मेदार है। यूजीसी के संबंध में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रसिद्ध पंक्ति है, रोअउ सब मिली के आवहु भारत, भाई हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। वैचारिकता, तो ये नाटक राष्ट्रवाद और पुनर्जागरण की चेतना का सबसे सशक्त उदाहरण माना जाता है, और इस नाटक में कुल 6 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अंबेडकर दर्शन का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था का समर्थन, जाति प्रथा का उन्मूलन और सामाजिक समरसता, केवल आर्थिक सुधार या राजशाही की स्थापना। तो वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अंबेडकर दर्शन का मुख्य आधार है जाति प्रथा का उन्मूलन और सामाजिक समरसता। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर का दर्शन स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित है। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, इसके माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच को समाप्त करने का मार्ग दिखाया। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श की पूरी वैचारिक नींव अम्बेडकर दर्शन पर ही टिकी है। यूजीसी नेट के संबंध में इंपॉर्टेंट तथ्य है कि मूक नायक 1920 में अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया पहला मराठी पाक्षिक पत्र था जिसने दलित चेतना को स्वर दिया। बहिष्कृत भारत 1927 में स्थापित पत्र था, और साहित्यिक प्रभाव इसका पड़ा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और तुलसीराम की मूर्धिया, ये कालजयी रथमा आत्मकथाएं इसी दर्शन से प्रेरित है।
अगला सवाल है महात्मा गांधी के हिंद स्वराज का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन है हिंसक क्रांति का आह्वान, मशीनीकरण का पूर्ण समर्थन, आत्मनिर्णय या ग्राम स्वराज और सत्य अहिंसा, केवल अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो महात्मा गांधी के हिंद स्वराज का मुख्य संदेश है आत्मनिर्णय, ग्राम स्वराज और सत्य अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी। हिंद स्वराज गांधी जी की मौलिक वैचारिक कृति है। इसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की और स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आत्मशासन बताया। उन्होंने कुटीर उद्योगों और चरखे को आर्थिक आजादी का प्रतीक माना। नेट सेट से संबंधित तथ्य देखते हैं कि इसकी भाषा मूल रूप से गुजराती में थी, बाद में हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। साहित्यिक प्रभाव प्रेमचंद के उपन्यास जैसे रंगभूमि का सूरदास पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत, तो धनिकों को अपनी संबंधी का ट्रस्टी समझना चाहिए, यह गांधी जी का प्रमुख आर्थिक विचार था। अगला सवाल है लोहिया दर्शन, राम मनोहर लोहिया ने हिंदी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि को किस रूप में प्रभावित किया? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा के अनिवार्य प्रयोग द्वारा, सप्त क्रांति और भारतीय भाषाओं के सम्मान द्वारा, केवल धार्मिक सुधार या पूंजीवाद का समर्थन। तो लोहिया दर्शन ने हिंदी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि को सप्त क्रांति और भारतीय भाषाओं के सम्मान के द्वारा प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद को भारतीय सांचे में ढाला। उनकी सप्त क्रांति में स्त्री पुरुष समानता, रंग भेद का विरोध और जाति प्रथा का विनाश शामिल था। उन्होंने अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया ताकि आम जनता की भाषा शासन की भाषा बन सके। अगला है नेट से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य, तो चौखंबा राज्य जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र। साहित्यिक प्रभाव, समकालीन कविता और जनवादी लेखन पर लोहिया के विचारों का प्रभाव पड़ा। प्रमुख विचार है इतिहास चक्र, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने काल के प्रवाह को समझाया। अगला सवाल है मार्क्सवाद का हिंदी साहित्य की किस धारा पर सबसे प्रबल प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या रीतिवाद। तो मार्क्सवाद का हिंदी साहित्य की जिस धारा पर सबसे ज्यादा प्रयोग पड़ा उसका नाम था प्रगतिवाद। उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने हिंदी में प्रगतिवाद को जन्म दिया, जिसमें साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन ना होकर सामाजिक क्रांति और मजदूर किसान की पीड़ा को स्वर देना हो गया। नेट सेट के संबंध में इंपॉर्टेंट तथ्य है कि प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में लखनऊ में और इसके लेखक इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। प्रमुख कवि थे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। मार्क्सवादी और सिद्धांत आचार्य साहित्य आधार नहीं बल्कि अधिरचना का हिस्सा है। अगला सवाल है मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव किस उपन्यासकार के लेखक में सर्वाधिक दिखाई देता है? तो मनोविश्लेषणवाद है सिगमंड फ्राइड का और इसका प्रभाव जिस उपन्यासकार के लेखन में दिखाई देता है वो है जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय। मनोविश्लेषणवाद मनुष्य के अचेतन मन के काम, कुंठाओं और हीन भावना की व्याख्या करता है। जैनेन्द्र के त्यागपत्र और अज्ञेय के शेखर एक जीवन में पात्रों की आंतरिक ग्रंथियों का सूक्ष्म विश्लेषण इसी विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। अगला सवाल है मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव किस उपन्यासकार के लेखन में सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है? तो अभी हमने देखा जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय। इसके बाद हम देखते हैं नेट सेट्स के संबंध में इंपॉर्टेंट तथ्य, तो इदम, अहम और परा अहम, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये सिगमंड फ्राइड के 3 तत्व और कथा साहित्य के चरित्र चित्रण में महत्वपूर्ण रहे। अज्ञेय ने व्यक्ति की निजता और उसके अकेलेपन को मनोविश्लेषण के चश्मे से देखा और ईलाचंद्र जोशी ने हिंदी का प्रमुख उपन्यासकार इनको माना जाता है। अगला सवाल है राष्ट्रवाद की अवधारणा के विकास में भारतेंदु युग के किस पक्ष का सर्वाधिक योगदान रहा? केवल धार्मिक कट्टरता, राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व, विदेशी वस्तुओं का अंधानुकरण या संस्कृत भाषा का त्याग। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा के विकास में भारतेंदु युग के जिस पक्ष का सर्वाधिक योगदान रहा वो है राजभक्ति और देशभक्ति का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। भारतेंदु युग के साहित्य में एक और मेहनत महारानी विक्टोरिया के प्रति सम्मान दिखाई देता है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शासन द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध तीव्र आक्रोश। इसी द्वंद्व से आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जहां साहित्यकार ने धीरे धीरे स्वराज और स्वदेशी को अपना मुख्य स्वर बनाया। अगला सवाल नेट सेट के संबंध में इंपॉर्टेंट तथ्य है कि महत्वपूर्ण पंक्ति है पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरजीवो विक्टोरिया रानी। ये लिखा था अंबिका दत्त व्यास ने। ये राजभक्ति का उदाहरण
उदाहरण है आर्थिक राष्ट्रवाद, दादाभाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत का प्रभाव भारत हिंदू युग के कवियों पर दिखाई देता है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, इन्होंने आनंद कादम्बिनी के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया। अगला सवाल है अद्वैतवाद और वेदांत का प्रभाव आधुनिक काल के किस प्रमुख कवि की वैचारिक पृष्ठभूमि में सबसे गहरा है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो अद्वैतवाद और वेदांत का प्रभाव आधुनिक काल के जिस कवि की वैचारिक पृष्ठभूमि में सबसे गहरा है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उन पर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के वेदांत दर्शन का गहरा प्रभाव था। उनकी कविताओं में अद्वैत, आत्मा और परमात्मा की एकता और मनुष्य की अपार शक्ति का वर्णन मिलता है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी रचनाओं में यह दार्शनिक गहराई स्पष्ट देखी जा सकती है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि मतवाला और समन्वय। निराला जी ने इन पत्रिकाओं के माध्यम से आध्यात्मिक और क्रांतिकारी विचारों का मेल प्रस्तुत किया। दार्शनिक आधार, निराला जी का मानना था कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और विवेकानंद का प्रभाव है, निराला ने विवेकानंद की कई रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी किया। क्वेश्चन है दलित विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि में ज्योतिबा फुले के किस ग्रंथ का स्थान सर्वोपरि है? ऑप्शन है किसान का कोड़ा, गुलामगिरी, अछूतों की कैफियत या सत्यशोधक समाज रिपोर्ट। तो दलित विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि में ज्योतिबा फुले के गुलामगिरी का सबसे ज्यादा प्रभाव मिलता है। उनके द्वारा रचित गुलामगिरी 1873 की दलित और बहुजन चेतना का आधार स्तंभ है। इसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक गुलामों की कड़ी शब्दों में आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि सत्यशोधक समाज, फुले ने 1873 में संस्था की स्थापना पिछड़ी जातियों और दलितों के उत्थान के लिए की। उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत में शूद्रों और महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। और आधुनिक दलित साहित्य में फुले अम्बेडकरवाद का एक अनिवार्य वैचारिक तत्व है। अगला सवाल है स्त्री विमर्श के संदर्भ में सिमोन द बोवार की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने वैचारिक क्रांति पैदा की? द फेमिनिन मिस्टिक, द सेकंड सेक्स, अ रूम ऑफ वंस ओन या जेंडर ट्रबल। तो स्त्री विमर्श के संदर्भ में सिमोन द बोवार की जिस प्रसिद्ध पुस्तक ने वैचारिक क्रांति पैदा की उसका नाम है द सेकंड सेक्स। सिमोन द बोवार की इस प्रसिद्ध पुस्तक में प्रसिद्ध स्थापना दी है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ये विचार बताता है कि समाज और संस्कृति मिलकर स्त्री को दोयम दर्जे का नागरिक बनाते हैं। हिंदी के आधुनिक स्त्री विमर्श पर इस वैश्विक विचारधारा का गहरा प्रभाव है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि हिंदी में प्रभाव है प्रभा खेतान, रमणीका गुप्ता और मैत्रेय पुष्पा के लेखन में इस वैचारिकता के सूत्र मिलते हैं। सिमोन खुद एक अस्तित्ववादी विचारक थी जिसका प्रभाव उनके स्त्री संबंधों पर संबंधी विचारों पर है। और महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की पहली सशक्त आवाज माना जाता है। अगला सवाल है लोहिया के समाजवाद में चौखंबा राज्य की कल्पना में कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? ऑप्शन है गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र और वैश्विक साम्राज्य। तो लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद में चौखंबा राज्य की कल्पना है जिसमें 4 स्तंभ हैं, गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र, पर वैश्विक साम्राज्य इसमें शामिल नहीं है। उनका मानना था कि जब तक सत्ता सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंचेगी तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि इनका नारा था संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे में 100 में 60। ये लोहिया के आरक्षण संबंधी विचारों को दर्शाता है। लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का नेतृत्व किया ताकि जनभाषा में ज्ञान का संचार हो सके। और उन्होंने 7 तरह की क्रांतियों की बात की जिसमें लिंग भेद, रंग भेद, जाति भेद आदि का अंत था। अगला सवाल है मार्क्सवाद के अनुसार समाज की अधिरचना में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन है उत्पादन के साधन, कारखाने और मशीनें, धर्म, कला, साहित्य और राजनीति, कच्चा माल और श्रम। तो मार्क्सवाद के अनुसार समाज के अधिरचना में जिसे शामिल किया जाता है वो है धर्म, कला, साहित्य और राजनीति। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के 2 हिस्से हैं, आधार और अधिरचना। आधार में आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन के साधन आते हैं जबकि अधिरचना में साहित्य, संस्कृति, धर्म और कानून आते हैं। मार्क्स का मानना था कि
जैसा आधार होगा वैसी ही अधिरचना होगी, मतलब जैसा अर्थव्यवस्था होगा वैसा ही साहित्य और धर्म होगा। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है, जिसमें विकासवाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से होता है। साहित्यिक प्रभाव है प्रगतिवाद 1936, इस विचारधारा का साहित्यिक रूप है। निराला की जो कुकुरमुत्ता है ये कविता सर्वहारा और पूंजीपति के संघर्ष का सटीक उदाहरण है। अगला सवाल है अस्तित्ववाद का मूल मंत्र क्या है, जो सार्त्र का द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ईश्वर ही सत्य है, अस्तित्व सार से पहले है, समाज व्यक्ति से बड़ा है, या नियतिवाद ही जीवन का सत्य है। तो अस्तित्ववाद का मूल मंत्र जो सार्त्र द्वारा प्रतिपादित किया गया है वो है अस्तित्व सार से पहले है। जीन पॉल सार्त्र का मानना था कि मनुष्य पहले जन्म लेता है, मतलब उसका अस्तित्व होता है, फिर अपने कर्मों और निर्णयों से अपना स्वरूप मतलब सार खुद तय करता है। ये किसी पूर्व निर्धारित भाग्य या ईश्वर के अधीन नहीं है, वो अपनी पसंद के लिए स्वतंत्र और जिम्मेदार है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि अज्ञेय के उपन्यास जैसे नदी के द्वीप में व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की पीड़ा का चित्रण इस दर्शन के तहत है। प्रमुख विचारक है किरकेगार्ड, जनक, नीत्शे शास्त्र और कामू। नई कविता जो है हिंदी की नई कविता पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव देखा जाता है। अगला सवाल है उत्तर आधुनिकतावाद की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है महान वृत्तांतों का खंडन, परंपरा का अंधानुकरण, एक ही सत्य की स्थापना या केंद्रवाद का समर्थन। तो उत्तर आधुनिकतावाद की मुख्य विशेषता है महान वृत्तांतों का खंडन। उत्तर आधुनिकतावाद किसी भी एक पूर्ण सत्य या बड़ी विचारधारा जैसे मार्क्सवाद या राष्ट्रवाद को नहीं मानता। ये स्थानीयता, विखंडन और बहुलतावाद पर जोर देता है। इसमें हाशिए के समाज, दलितों, स्त्री, आदिवासी इसकी आवाजों को केंद्र में लाया जाता है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि जिया फांसवा ल्योतार, इन्होंने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लिखकर विमर्श को स्थापित किया। विखंडनवाद, ज्याक देरिडा ने विखंडन का सिद्धांत दिया जो उत्तराधुनिकता का आधार है, और समकालीन कहानियों और कविताओं में उत्तराधुनिकता के लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि में जल जंगल जमीन का नारा किसके संघर्षों से जुड़ा है। ऑप्शन है बिरसा मुंडा और तंटिया भील, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और आचार्य शुक्ल जी। तो आदिवासी विमर्श की जो वैचारिक पृष्ठभूमि में है जल जंगल जमीन का नारा जुड़ा है बिरसा मुंडा और टंटिया भील के संघर्षों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासी विमर्श अपनी अस्मिता और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार की बात करता है, और बिरसा मुंडा का उल गुलान विद्रोह आज भी आदिवासी साहित्य की सबसे बड़ी वैचारिक प्रेरणा है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि इसके प्रमुख रचनाकार हैं रमणिका गुप्ता, जिन्होंने अंगोर लिखी, निर्मला पुतुल, नगाड़े की तरह बजते शब्द और हरिराम मीणा। विमर्श का सार है विमर्श प्रकृति के साथ मनुष्य के सहअस्तित्व और शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवाद के किस सिद्धांत को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास के माध्यम से अभिव्यक्त किया। ऑप्शंस हैं वर्ग संघर्ष, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन, तीव्र औद्योगिकीकरण या विदेशी सत्ता का पूर्ण समर्थन। तो गांधीवाद के जिस सिद्धांत को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास के माध्यम से अभिव्यक्त किया वो है सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन। प्रेमचंद को गांधीवादी रचनाकार कहा जाता है। रंगभूमि का सूरदास अहिंसक तरीके से अपनी जमीन के लिए लड़ता है और अंततः अपने शत्रु का भी हृदय परिवर्तन कर देता है। ये गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि प्रेमचंद ने गांधी के आह्वान पर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने प्रेमचंद की लेखन शैली गांधीवादी आदर्शों से बहुत मेल खाती है, और गांधी जी की तरह प्रेमचंद भी ग्रामीण भारत और किसानों के उत्थान को देश की अगली असली प्रगति मानते थे। रामविलास शर्मा मुख्य रूप से किस शताब्दी के चिंतक और आलोचक माने जाते हैं। 19वीं, 20वीं, 18वीं या 21वीं। तो रामविलास शर्मा मुख्य रूप से माने जाते हैं 20वीं शताब्दी के चिंतक और आलोचक। वो हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान, आलोचक और भाषाविद थे। उनका अधिकांश लेखन और वैचारिक चिंतन 20वीं शताब्दी में हुआ। वो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे और मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनका निधन 2000 के आसपास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि रामविलास शर्मा ने लोक जागरण और नव जागरण की नई व्याख्या की। उन्होंने 1857 के संग्राम को हिंदी नव जागरण का प्रस्थान बिंदु माना। निराला की साहित्य साधना उनकी सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है, जिस
जिसके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इन्होंने हिंदी जाति की अवधारणा प्रस्तुत की, जो भारतीय राष्ट्रवाद और भाषा के अंतर संबंधों को समझती है। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा के अनुसार पहला नवजागरण किस काल को कहा जाना चाहिए? ऑप्शन है भारतेंदु काल, भक्ति काल, छायावाद या रीति काल। तो रामविलास शर्मा के अनुसार पहला नवजागरण कहा जाना चाहिए भक्ति काल को। उन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। यह भारतीय इतिहास का पहला बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने जनता को एकजुट किया। इसके बाद 1857 के आसपास उन्होंने हिंदी नवजागरण को दूसरा जागरण कहा। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं तो सर ने क्लास में स्पष्ट किया कि लोक जागरण मध्यकालीन भक्तिकालीन आंदोलन है, जबकि नव जागरण आधुनिक काल का सुधारवादी आंदोलन है। और तुलसीदास जी का महत्व है कि शर्मा जी ने तुलसीदास को हिंदी जाति का सबसे बड़ा कवि माना है, क्योंकि उन्होंने लोक भाषा में समन्वय का संदेश दिया। अगला सवाल है, वैचारिक पृष्ठभूमि के तहत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, लोहिया या सार्त्र। तो वैचारिक पृष्ठभूमि के तहत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत संबंधित है कार्ल मार्क्स से। उनका आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो ये मानता है कि सृष्टि का मूल पदार्थ है और समाज का विकास विरोधाभासों के जरिए होता है। ये विचारधारा आर्थिक आधार को ही समाज की संस्कृति और साहित्य का नियामक मानती है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार समाज हमेशा वर्ग संघर्ष, शोषक और शोषित वर्गों में बटा रहता है। हिंदी में प्रगतिवाद जो है वो पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है और आर्थिक व्यवस्था आधार है, जबकि साहित्य और धर्म अधिरचना है। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया? 1920, 27, 30 या 36। डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था 1920 में। उन्होंने मूक और शोषित समाज की आवाज उठाने के लिए 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नाम का पाक्षिक पत्र शुरू किया। इसके शीर्षक पर संत तुकाराम की पंक्तियां लिखी होती थी। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि बहिष्कृत भारत 1927 में अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया दूसरा महत्वपूर्ण पत्र था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो इनका सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक भाषण लेख है, जो जाति प्रथा के उन्मूलन की बात करता है। दलित विमर्श जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लेखकों की वैचारिकता का मूल स्रोत यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या मराठी? तो हिंद स्वराज पुस्तक मूल रूप से लिखी गई थी गुजराती भाषा में, जो महात्मा गांधी ने 1909 में इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर हिंद स्वराज की रचना की थी। ये मूल रूप से लिखी गई थी गुजराती में, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना और स्वराज की व्याख्या की है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि पुस्तक गुरु और चेले के बीच प्रश्न उत्तर संवाद शैली में लिखी गई है। मुख्य विचार है कि गांधी जी ने इसमें मशीनी युग को अभिशाप बताया और आत्मबल को सबसे बड़ी शक्ति माना। प्रेमचंद के उपन्यास में गांधीवादी वैचारिकता का सबसे गहरा प्रभाव हिंद स्वराज के सिद्धांत से आता है। अगला सवाल है, वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत मार्क्सवाद और प्रगतिवाद के बीच ब्रिज का कार्य किसने किया? ऑप्शंस हैं आर्य समाज, प्रगतिशील लेखक संघ, ब्रह्म समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो मार्क्सवाद और प्रगतिवाद के बीच ब्रिज का कार्य किया था प्रगतिशील लेखक संघ ने, जो 1936 में लखनऊ में स्थापित किया गया। ये मार्क्सवादी विचारधारा को हिंदी साहित्य के धरातल पर इसने उतारा। इसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद जी ने और यहीं से हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, जहां साहित्य का उद्देश्य कला के लिए कला ना होकर जीवन के लिए कला हो गया। 1936 में इसका पहला अधिवेशन हुआ, लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध कथन है, साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है। लंदन की नींव इसकी स्थापना की मूल योजना 1935 में लंदन के नॉनकिंग रेस्तरां में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने बनाई थी और इसके प्रमुख कवि है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन और रागिए राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है राज के नियमों से मुक्ति, अपनी पसंद और निर्णय के लिए खुद उत्तरदायी होना, केवल धार्मिक स्वतंत्रता या समाज के बंधनों का पूर्ण त्याग। तो अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्रता का अर्थ है कि अपनी पसंद और निर्णयों के लिए खुद उत्तरदायी होना। अस्तित्ववाद मानता है मनुष्य एक खाली स्लेट की तरह पैदा होता है, वो जो भी निर्णय लेता है वो उसका व्यक्तित्व बनाता है। शास्त्र के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है और ये वैचारिकता व्यक्ति की निजता और उसके संघर्ष को महत्व देती है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि आगे के जो उपन्यास है शेखर, एक जीवनी और नदी के द्वीप, इसमें पात्र अपनी नियति खुद चुनते हैं, जो विशुद्ध अस्तित्ववादी दृष्टिकोण है। इसके प्रमुख बिंदु हैं अकेलापन,
ऊब और मृत्युबोध इस विचारधारा के प्रमुख साहित्यिक विषय है और अस्तित्ववाद अक्सर परंपरागत मूल्यों को नकार कर व्यक्ति के होने पर बल देता है। अगला सवाल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद में हिंदी का क्या स्थान था? ऑप्शन है, हिंदी को केवल धार्मिक भाषा बनाना, अंग्रेजी को हटाकर जनभाषा को शासन की भाषा बनाना, संस्कृत को अनिवार्य करना या विदेशी भाषाओं का अनुकरण। तो समाजवाद में हिंदी का स्थान था अंग्रेजी को हटाकर जनभाषा को शासन की भाषा बनाना। लोहिया जी का मानना था कि लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक शासन की भाषा जनता की भाषा ना हो। उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया क्योंकि अंग्रेजी आम आदमी और सत्ता के बीच एक दीवार थी और वो हिंदी को देश की एकता का सूत्र मानते थे। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि लोहिया के अनुसार भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं था बल्कि संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक होता है। उन्होंने राजनीति में समाजवादी विचारधारा को एक नई दिशा दी जो गैर कांग्रेसवाद कहलाता है और रघुवीर सहाय और समकालीन कवियों की कविताओं में लोहिया जी की जो रहती है भाषाई और राजनीतिक विचारों की झलक मिलती है। अगला सवाल है, स्त्री विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि में पितृसत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन से, केवल पिता का सम्मान करना, सामाजिक व्यवस्था जहां सत्ता और निर्णय के अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों के पास हो, संयुक्त परिवार प्रणाली या माता पिता की सेवा। तो स्त्री विमर्श की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसमें पितृसत्ता का अर्थ है वो सामाजिक व्यवस्था जहां सत्ता और निर्णय के अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों के पास हो। पितृसत्ता जो है वो एक ऐसी संरचना है जो महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखती है। स्त्री विमर्श जो है इसी व्यवस्था को चुनौती देता है और हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा से लेकर कृष्णा सोबती और प्रभा खेतान इन लेखिकाओं ने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि महादेवी वर्मा की जो श्रृंखला की कड़ियां हैं 1942 में हिंदी स्त्री विमर्श का पहला महत्वपूर्ण वैचारिक ग्रंथ है। सिमोन द बोवार के विचारों ने वैश्विक स्तर पर इस विमर्श को मंजूरी दी और प्रमुख विधा है आत्मकथाओं जैसे अनन्या से अनन्या प्रभा खेतान में स्त्री विमर्श की वैचारिकता दिखाई देती है। अगला सवाल है, गांधी दर्शन के अनुसार अस्तेय का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, हिंसा न करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। गांधी जी एकादश व्रतों में अस्तेय को प्रमुख मानते हैं। इनका अर्थ सिर्फ दूसरे की वस्तु ना लेना नहीं है बल्कि अपनी जरूरत से ज्यादा संग्रह करना भी एक प्रकार की चोरी है और ये विचार जो है वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से जुड़ता है। गांधीवादी अर्थशास्त्र जो है वो अपरिग्रह और अस्तेय ये गांधी जी के आर्थिक विचारों के मूल आधार है। साहित्यिक उदाहरण में प्रेमचंद जी का गोदान या रंगभूमि में सादगी और नैतिक मूल्य का जो चित्रण है वो इसी दर्शन से प्रेरित है। गांधी जी का अंतिम लक्ष्य था सबका उदय सर्वोदय जो अस्तेय और अहिंसा पर टिका है। अगला सवाल है, लोहिया दर्शन के अंतर्गत सप्त क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से, केवल औद्योगिक विकास, 7 प्रकार की असमानताओं को समाप्त कर पूर्ण समता लाना, 7 नए राज्यों का गठन या केवल धार्मिक सुधार। तो सप्त क्रांति में राम मनोहर लोहिया जी ने 7 प्रकार के अलग अलग भेदभाव के प्रति क्रांति लाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था 7 प्रकार की असमानताओं को समाप्त कर पूरी तरीके से समता लाना। उन्होंने जो 7 बुराइयां ली थी वो थी स्त्री पुरुष समानता, रंग भेद का अंत, जाति प्रथा का विनाश, विदेशी गुलामी से मुक्ति, आर्थिक समानता, निजी जीवन में हस्तक्षेप का विरोध और अस्त्र शस्त्र का त्याग। समाजवाद का जो भारतीयकरण किया था लोहिया जी ने मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच एक तीसरा रास्ता निकाला जिसको भारतीय समाजवाद कहा गया। पिछड़ा पावे 100 में 8 ये नारा लोहिया के आरक्षण संबंधी वैचारिक दृढ़ता को दर्शाता है जिसका प्रभाव आधुनिक राजनीति और साहित्य पर स्पष्ट है। इतिहास चक्र उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है व्हील ऑफ हिस्ट्री जिसमें उन्होंने बताया कि सभ्यताएं कैसे बदलती हैं। अगला सवाल है, दलित विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि में पेरियार ईवी स्वामी के किस आंदोलन का बड़ा प्रभाव है? ऑप्शन है, सत्याग्रह आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चिपको आंदोलन। तो दलित विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि में पेरियार जो ईवी स्वामी है उनका प्रभाव मिलता है आत्मसम्मान आंदोलन में। दक्षिण भारत के विचारक थे पेरियार। 1925 में उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था कि दलितों और पिछड़ों को पहले अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को पहचानना होगा। उन्होंने जातिवाद और धार्मिक रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार किया और हिंदी के दलित साहित्यकारों ने पेरियार के विद्रोही तेवर को अपनी वैचारिकता में स्थान दिया। सच्ची रामायण तो पेरियार की जो विवादास्पद कृति है उत्तर भारत के दलित विमर्श में बहुत चर्चा में रही है। ब्राह्मणवाद का विरोध, पेरियार का दर्शन पूरी तरीके से तर्कवाद पर टिका है। वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और पेरियार के विचार जो है वो दलित चेतना की कहानियों और कविताओं में विद्रोह के स्वर के रूप में मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्राइड, महात्मा गांधी या रूसो? तो मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने अचेतन मन और उसकी दमित इच्छाओं के व्यवहार का मुख्य कारण बताया। उन्होंने इदम, अहम और परम अहम की अवधारणा दी। हिंदी साहित्य के जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है उनकी पूरी वैचारिकता इसी पर आधारित है। ईलाचंद्र जोशी ने हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का इनको प्रवर्तक माना जाता है, जैसे सन्यासी और पर्दे की रानी। आज्ञे और जैनेन्द्र ये दोनों लेखक ने फ्राइड के साथ साथ एडलर और जुंग इनके इस विचारों का भी प्रयोग किया। और फ्राइड ने काम वृत्ति के सिद्धांत ने छायादोत्तर काव्य और उपन्यास के चरित्र चित्रण को गहराई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विमर्श में अस्मिता की तलाश का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, शहरों की ओर पलायन करना, अपनी मूल संस्कृति, भाषा और जल जंगल जमीन के अधिकारों को बचाना, आधुनिक मशीन को अपनाना, ये केवल सरकारी नौकरियों की मांग करना। तो आदिवासी विमर्श में अस्मिता की तलाश का तात्पर्य है अपनी मूल संस्कृति, भाषा और जल जंगल जमीन के अधिकारों को बचाना। आदिवासी विमर्श सिर्फ आर्थिक मांग नहीं है बल्कि अपनी अस्मिता को बचाने की लड़ाई है, जिसमें प्रकृति के साथ मनुष्य के सहज संबंध और बाहरी संस्कृति द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक आक्रमण के विरोध में वैचारिकता शामिल है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि बिरसा मुंडा जो है वो आदिवासी वैचारिकता के महानायक है, जिनका उल गुलान विद्रोह साहित्य का मुख्य प्रेरणा स्रोत है। कवियत्री निर्मला पुतल की जो कविताएं हैं अपनी जड़ों की ओर लौटने और सांस्कृतिक क्षरण को रोकने की बात करते हैं। प्रमुख मुद्दा है विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन। अगला सवाल है, गांधीवाद के हृदय परिवर्तन सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो हृदय परिवर्तन सिद्धांत का अर्थ है प्रेम और अहिंसा के द्वारा विरोधी की आत्मा को झकझोर कर उसको सही मार्ग पर लाना। गांधी जी मानते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उनके जो हिंदी साहित्य में गांधी जी के विचार आपको मिलेंगे प्रेमचंद जी के विचारों से। सत्याग्रह, वो सत्य के लिए आग्रह करते थे। प्रेमचंद जी का उपन्यास है प्रेमाश्रम और रंगभूमि, जो हृदय परिवर्तन की वैचारिकता के श्रेष्ठ उदाहरण है। और गांधीवाद के कारण हिंदी साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की प्रतिष्ठा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत मार्क्सवाद में सर्वहारा वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो सर्वहारा वर्ग से तात्पर्य है पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर और किसान वर्ग, या राजा और दरबारी वर्ग। तो मार्क्सवाद के में सर्वहारा का मतलब है मजदूर और किसान वर्ग, जिनके पास केवल अपना श्रम है। मार्क्सवाद समाज को दो भागों में बांटता है, एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा। बुर्जुआ में आते हैं पूंजीपति और सर्वहारा में आते हैं मजदूर, जिनके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं है, वो सिर्फ अपना श्रम बेचते हैं और जिंदा रहते हैं। मार्क्स का मानना था कि अंततः सर्वहारा ही क्रांति के जरिए पूंजीवाद को समाप्त करेगा। वर्ग चेतना, तो साहित्य में जब लेखक शोषित वर्ग की पीड़ा और उसके अधिकार की बात करता है तो उसको वर्ग चेतना कहते हैं। और निराला जी की भिक्षुक और वो तोड़ती पत्थर, ये कविताएं जो हिंदी साहित्य में सर्वहारा वर्ग के चित्रण के सबसे सशक्त उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य के जीवन में ऊब और शून्य का क्या अर्थ है? तो अधिक धन होना, ईश्वरीय सत्ता और पूर्व निर्धारित मूल्यों का अभाव, सामाजिक कार्यों में कमी, या केवल शारीरिक बीमारी। तो मनुष्य के जीवन में ऊब और शून्य का अर्थ है ईश्वरीय सत्ता और पूर्व निर्धारित मूल्यों का अभाव। अस्तित्ववाद मानता है कि दुनिया का कोई पहले से तय अर्थ नहीं है। जब मनुष्य को एहसास होता है कि वो इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला है और ईश्वर जैसी कोई शक्ति उसका मार्गदर्शन नहीं कर रही, तब वो ऊब, पीड़ा और शून्य तक का अनुभव करता है और इसको कहा जाता है विसंगति, एब्सर्डिटी। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको अपने यूजीसी नेट के एग्जाम में सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।